हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रिवीजन क्लास, या ऐसा कहें कि हम कर रहे थे वन शॉट रिवीजन फॉर आवर बोर्ड एग्जामिनेशन। अभी तक हमने आई थिंक 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और शायद ये 4th वाला है जो कि है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सिविक सेक्शन से आता है, आपका चैप्टर नंबर 7 है। बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा मतलब शॉर्ट बनेंगे ना, लॉन्ग नहीं आएगा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको इसके कंसेप्ट अगर एक बार समझ में आ गए ना तो आप मन से भी इसके आंसर्स दे सकते हो, क्योंकि व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी क्लास 9th में पढ़ के आए थे, एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्लास 10th का सिमिलर सा चैप्टर है, बस 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा है इसमें। ठीक है, वैसे तो क्लास 6 से ही पढ़ रहे हो तुम डेमोक्रेसी को, तो ज़्यादा इसमें तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो करें शुरू। चलो, सबसे पहले इसमें हमें डेमोक्रेसी के बारे में जानना पड़ेगा। मुझे बेसिक से थोड़ा सा तुम्हें बताना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी आखिर होती क्या है। तो देखो, डेमोक्रेसी का अगर हम बेसिक कंसेप्ट देखते हैं तो डेमोक्रेसी यहाँ पे हमारे सामने एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आती है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव सरकार बनाते हैं। मतलब ऐसी गवर्नमेंट होती है जो लोगों के थ्रू चुनी हुई होती है। अगर इसको हम साधारण स्पष्ट सिंपल भाषा में अगर आपको समझाएं तो कि दैट इज काइंड ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव्स मेक द गवर्नमेंट। ऐसे भी कह सकते हो या ऐसे कह सकते हो, वेयर अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट इट इज एंड द पीपल इलेक्ट और चूज देयर गवर्नमेंट, जहां पे लोग अपने मतलब लोग ही अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं। साथ ही साथ ये जो गवर्नमेंट होती है, इसमें मान के चलिएगा गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है पूरे तरीके से इन लोगों के लिए, और इसीलिए लोगों ने ही इस गवर्नमेंट को चुना होता है। बात समझ में आ गई? मतलब सबसे बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की, क्योंकि यहां पर अगर लोगों को लगता है कि दे पीपल आर नॉट एक्चुअली ऑबिंग और गिविंग देम इंपॉर्टेंस, तो इन द नेक्स्ट इलेक्शन दे कैन चेंज ऑल्सो, वो बदल भी सकते हैं। सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब यहां पे रूलर्स का मतलब क्या है? जो भी सरकार में है ना, वो सब। ठीक है, या रिप्रेजेंटेटिव्स भी कह सकते हो इसके पैरेलल आप, तो उसको कहा जाता है डेमोक्रेसी। ठीक, तो यहां पे आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी क्या बोल रहा है कि जो डेमोक्रेसी है अगर उसको आपने एप्लीकेबल कर दिया तो उसके फायदे क्या होंगे, उस देश पर डेमोक्रेसी के बेनिफिट्स क्या होंगे, यही है हमारा एक्चुअल में चैप्टर। सो इसको चलो आगे देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो वर्ड है ये तो तुमने समझ लिया, इसका डेफिनेशन तो तुमने समझ लिया, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लो। ये जो वर्ड है क्लास 9th में भी पढ़ा था वैसे तो, कि ग्रीक वर्ड से आया है। 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, डिमोस प्लस क्रेटिया। डिमोस प्लस क्रेटिया, डिमोस का मतलब होता है जनता, क्रेटिया का मतलब होता है शासन। ठीक है, रूल। तो यहां पर डिमोस प्लस क्रेटिया का मतलब हो गया पीपल्स रूल या लोगों का शासन। ऑलरेडी हमने पढ़ा, डिमोस मतलब पीपल, क्रेटिया मतलब पावर और रूल। ठीक, ये चीज जान गए होंगे मेरे हिसाब से। इसीलिए डेमोक्रेसी को आप क्या कहते हो? पावर ऑफ पीपल, लोगों की ताकत, शक्ति या यूनिटी, जिसके कारण से जो गवर्नमेंट चुनी जाती है वो ऐसी होती है कि जो जनता के लिए हमेशा लॉयल रहती है। ये तो होगी किताबी बातें। असल बात ये होती है कि हम सारे जितने भी लोग हैं जो वोटर्स हैं, एक्चुअल में उन लोगों को अपने राइट्स पता नहीं होते। अदरवाइज जितना हमारे साथ में यहाँ पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए या फिर मिस हैपनिंग्स अगर कुछ हो जाती है किसी भी कम्युनिटी के बीच में, तो अगर हम हमारी पावर को एक्चुअल में यूज़ करें तो ऐसा इस तरह का कुछ भी ना हो। ठीक है, चलो, बट फिर भी हमें तो चैप्टर के हिसाब से पढ़ना है। ठीक, चलिए। अच्छा, हमने कंपटीशन नीव वाला जो चैनल है हमारा, उसमें मैंने एसएसटी का पेपर जो आरबीएससी में आया था ना, उसको सॉल्व करके डाला है लेटेस्टली। उसके अंदर से कई सारे चैप्टर में से क्वेश्चन बने हैं, तो अगर आपको मौका मिले ना तो उसमें ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा एसएसटी के पेपर के अंदर आपको हिंट मिल जाएगा। अभी तो मत देखना, अभी तो क्योंकि आपके जो पैरेलल एग्जाम चल रहे हैं आप उसको फोकस करें। जब भी एसएसटी का पेपर हो तो एक 45 मिनट्स का वो लेक्चर है, उसकी स्पीड बढ़ा करके ज़रूर देख लेना उसको। उससे आपको थोड़ा सा हिंट मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उसने सब्जेक्टिव पेपर लिया है। यूपी में भी हुआ, बिहार में भी हुआ। ये जो सब्जेक्टिव पेपर्स है ना, कहीं ना कहीं सीबीएसई में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको देख लेना। क्योंकि हम अगर इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यहां बात समझें आप, सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट की अगर देखी जाए तो।
बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। वैसे और कौन सी होती है? डिक्टेटरशिप हो सकती है, मोनार्कियल हो सकती है, ओलिगार्की हो सकती है। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है? ओलिगार्की का मतलब ऑगियन कॉकरोचेस वाले ओली नहीं है ना, ओलिविया नाम था ना उसका, सॉरी आउट ऑफ टॉपिक हो गया। ओलिगार्की का मतलब होता है जहां पर अ ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते हैं देश पर, जैसे अफगानिस्तान में अभी हो रहा है, तो दैट इज ओलिगार्की। ठीक है, सो यहां थोड़ा सा दिमाग में रखना कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जो सबसे बेस्ट कंसिडर किया है जितने भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उनमें। मोनार्की हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। स्टिल डेमोक्रेसी इज फेसिंग सेवरल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बट जनरली इट इज एप्लीकेबल फॉर या कैपेबल फॉर अकोमोडेशंस एंड एडजस्टमेंट्स। अकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ा था ना, अकोमोडेशन का मतलब कि क्या समझौता आप कर सकते हो, क्या बदलाव आप कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स कैपेबल तो है अपने आप में, लेकिन कभी भी अगर जरूरत भी पड़ती है तो ये अपने आप को बदलाव, मतलब इसके अंदर चेंजेस भी हम ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें चेंजेस होंगे ही नहीं। साथ ही साथ एडजस्टमेंट, कभी जरूरत पड़ जाए तो एडजस्टमेंट भी संभव है। ठीक है, सो क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी एक बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है ही, बट अगर ऐसा है कि समय के साथ बदलने की जरूरत पड़े तो डेमोक्रेसी में वो चेंजेस भी अडेप्टेशन की कैपेबिलिटीज में होती है, एडजस्टमेंट की कैपेबिलिटीज में होती है, साथ ही साथ अकोमोडेशन हम कर सकते हैं इस तरह से। डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग होते हैं वो ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट उनकी नीड्स को, उन कंट्री की जो डिमांड्स है उनको फुलफिल करने में कैपेबल नहीं होती है। तो यहां पर लोगों के पास में ये राइट भी आता है कि जिनको सरकार में भेजा था अपने देश को चलाने के लिए सही तरीके से, अगर वो उस टारगेट को, उस टास्क को पूरा करने में कैपेबल नहीं होते, फेल हो जाते हैं, तो पीपल कैन पुट ब्लेम ओवर देम। तो आप उनके ऊपर ब्लेम भी डाल सकते हो, और ऐसे में ब्लेम डालोगे तो ब्लेम से ही थोड़ी काम चलेगा, आप उनको हटा भी सकते हो उस पोस्ट से जब भी नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस होंगे। अच्छा, ये इस पॉइंट को देने का मतलब क्या? क्योंकि दूसरी किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस तरह का मौका नहीं होता। तुम राजा के शासन के अंडर में हो और राजा के बारे में बुरा कहोगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। डिक्टेटर तो तुम्हें गोली भी मार सकता है, ठीक है, जानवरों के सामने भी पटक सकता है, जैसे आपने किम जोंग के बारे में सुना होगा। ठीक है, और ओलिगार्की के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर अगर उनके बारे में कहोगे तो तुम्हें शूट एट साइट। हालांकि डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होता, आप फ्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी का मतलब है कि हमारे यहाँ पर हालांकि कुछ भी वो जो तुम समझ रहे हो वही वाला है, बाकी एक सेंसिबल मैनर में होना चाहिए। पढ़े लिखे तुम भी हो तो ऐसे में कुछ ऐसे सोचते नहीं है, कुछ भी सोच लेते हो, पता नहीं क्या क्या। तो कुछ भी में मतलब आप एक सही, एक रेस्पेक्टफुल भाषा के अंदर अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं। अगर आप उनका काम पसंद नहीं आ रहा है तो वो भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बदलाव चाहते हैं तो बदलाव भी संभव है, इसमें नहीं होता और किसी फॉर्म में, इसीलिए इसको सबसे बेस्ट कहा है। डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा गवर्नमेंट जो होती है ना उसको परीक्षा देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो भी वो टास्क करेंगे उनको देखा जाएगा, अपोजिशन भी उनके सामने होगी, लोग भी उनके सामने होंगे, तो वहां पर उनको कंपेयर किया जाएगा हमेशा। तो हमेशा टेस्ट वाली पोजीशन में होते हैं ये, और इसी कारण से इसके अंदर बहुत सारे हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। 5 साल में दूसरी सरकार आ जाती है। कभी भी कोई कंट्री डेवलपमेंट तब तक गेन नहीं कर पाती बेटा जब तक उसको आपने कंसिस्टेंसी नहीं दी होती है। तो ऐसे में अगर आपने मौका ही नहीं दिया किसी गवर्नमेंट को तो वो शायद अपना बेस्ट नहीं दे पाते। बट ऐसे में यहाँ पे नो डाउट टेस्ट तो है और डेमोक्रेसी को उसमें पास भी होना पड़ता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस की, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और उन चैलेंजेस के साथ साथ पैरेलली आप हर 5 साल में बदलती सरकार देख पाते हैं, या फिर बदलती पॉलिसी देख पाते हैं, या फिर चेंजेस इन मिनिस्टर्स, जो मिनिस्ट्रीज हैं उसमें चेंजेस हो जाते हैं मिनिस्टर्स के बीच में, वो भी बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। चैलेंज जो मिला उसको कैसे कॉप अप करेंगे, कैसे आप उसके साथ में जा पाएंगे, ठीक है। ये सारी बहुत सिंपल सी चीज़ें थी। अगर डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हुए और फैक्ट के बारे में बात करें थोड़ा सा, और अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो एक्चुअल में हमारे टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या बहुत इंपॉर्टेंट फेज अब यहाँ से शुरुआत होती है कि हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम, कि हमारे पास में जो डेमोक्रेसी है उसको हम कैसे असेस कर सकते हैं, कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम उसको एक्चुअल में यूज कर सकते हैं, या क्या होते हैं डेमोक्रेसी के आउटकम्स। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहला एक जो हिंट दिया, टॉपिक हमें दिया, दैट वाज
डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड इट्स आउटकम। ठीक, तो पहले तो ये समझो डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है, कि जहां पे सबसे ज्यादा पावर जिसके पास में होल्ड है या मानी जाती है कि सबसे ज्यादा पावर होल्ड करके वो रखता है, वो होते हैं उस देश के लोग। तो यहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबसे ज्यादा पावरफुल कोई अगर है तो वो है उस देश की जनता, पहली चीज तो ये मान लो। और दे मेक अस देयर पावर थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स हु रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इलेक्टर्स एंड to identify the outcomes of the democratic system in a country we must know about the working there। तो देखो इसने कहा कि सारी चीजें आपकी हमने एक्सेप्ट कर ली, सारी चीजें हमने आपकी मान ली, यहां पर सोचने समझने वाली बात इतनी सी है कि यहां पे जो पावर है वो किसके पास में है, लोगों के पास में है, और वो अपनी पावर को यूज करते हुए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव्स एक्चुअल में रेस्पॉन्सिबल तब तक होते हैं जब तक उनका मतलब जो इलेक्टर्स हैं उनका फेथ उन पे बना हुआ हो। चलो ये भी मान लिया हमने, तो वो रेस्पॉन्सिबल रहेंगे जब तक वहां पर रहेंगे, उनकी पोजीशन रहेगी। अब इसके अगर आउटकम्स के बारे में बात करोगे आप, तो इसके आउटकम्स को समझने के लिए जरूरी है कि आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को, देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझो, और उसको भी समझने के लिए जरूरी है कि ये काम कैसे करते हैं इसको समझो। मतलब डेमोक्रेसी आखिर काम कैसे करती है, अगर आप ये समझ जाओगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि इसके प्रॉफिट क्या है। ठीक, सो मेरे हिसाब से तो यहां तक कोई तुम्हें तकलीफ नहीं है। अब समझो, हमारे सामने दो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक इंडिया का है और एक यूएसए का है। देखो दोनों ही डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बट थोड़ा सा इन दोनों के अंदर अंतर है, उस अंतर के बारे में बात करेंगे अपन अभी। बट पहले यहां पर समझो क्या है कि इंडिया एंड यूएसए में दोनों ही जगह पर, दोनों ही कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड की बड़ी डेमोक्रेसीज के अंदर काउंट किए जाते हैं। दोनों ही जगह पर इलेक्शंस होते हैं पीरियडिकली, उनके हर 4 साल में होता है, हमारे यहाँ हर 5 साल में। नाइट टू सीक्रेट बैलेट, राइट है ना, राइट राइट राइट, दैट इज नॉट नाइट, दैट इज राइट। राइट टू सीक्रेट बैलेट, फंडामेंटल राइट्स, सिविल लिबर्टीज, पॉलिटिकल लिबर्टीज and social justice, people of both of the countries are assured of security and dignity। तो यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज के अंदर इलेक्शन जो होते हैं, इन सब के पास में राइट है, राइट टू वोट है, सीक्रेट बैलेट है, ठीक है, उनके वोट को डिस्क्लोज नहीं होने दिया जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा। इनके पास फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, इनके पास में हर टाइप की सिविल लिबर्टी है, पॉलिटिकल लिबर्टी है, साथ ही साथ सोशल जस्टिस है। और यहाँ पर रहने वाले, दोनों ही कंट्रीज में रहने वाले लोगों को सिक्योरिटी मिली हुई है, किस तरह की अश्योरिटी मिली हुई है कि आपका जो वोट है वो सिक्योर रहेगा, मिसयूज नहीं होगा उसका। साथ ही साथ आपको वोट डालने की जो हम राइट दे रहे हैं उससे आपकी डिग्निटी इनहेंस होगी, आप ही अपनी सरकार चुनेंगे, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं। बहुत सिंपल सी बात थी, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या होता है समझना, इंडिया एक तरीके का फेडरल कंट्री है और यूएसए भी एक फेडरल कंट्री है। फेडरलिज्म हमारा एक चैप्टर है, हमने अच्छे से पढ़ा होगा इसके बारे में। तो यूएसए, हालांकि उसमें हम बता चुके हैं, यूएसए और इंडिया दोनों ही फेडरल कंट्री है, बट दोनों के अंदर एक बड़ा अंतर है। हमारे कंट्री के अंदर एक जो इंडिया है, मतलब इंडिया जो भारत है ना, भारत के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे एक यूनियन के अंडर में कंसीडर किए जाते हैं। सही बात है ना, सही बात है ना, हम यूनियन के अंदर उसको कंसीडर करते हैं। और जबकि यूएसए जो है, यूएसए में हर एक स्टेट को आपने कंट्री का ओहदा दिया है, जबकि हमने कंट्री एक माना है, बाकी सभी को स्टेट कंसीडर किया है। आप मुझे अब कमेंट में बताना, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कौन सी कंडीशन कहते हैं? भारत जैसा डेमोक्रेसी किस टाइप की कंडीशन कंसीडर, मतलब भारत जैसे कंट्री में किस टाइप की डेमोक्रेसी को आप कंसीडर करते हो, या क्या कहते हैं इस तरह की डेमोक्रेसी? आपने पढ़ा होगा ना कि कुछ डेमोक्रेसीज ऐसी होती है जहाँ पे सारे स्टेट्स को आप इंडिविजुअल लिबर्टी दे देते हो अपने आप को कंट्री बनाने की, और किसी एक यूनिटरी फॉर्म में वो नहीं रहते, ठीक है। तो फेडरल फॉर्म होता है, यूनिटरी फॉर्म होता है, ठीक है। तो वो आपको बताना है कि ये किस टाइप का भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बता देंगे मेरे हिसाब से, कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, दोनों में अंतर होता है यूएसए में और इंडिया में, दोनों में क्या अंतर है प्लीज़ वो बताएं। हिंट मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ।
सी क्या कहता है देखिए कि वाई डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देन द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, कि क्यों डेमोक्रेसी सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसिडर किया जाता है दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के कंपैरिजन में अगर देखा जाए। तो ये देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, बट थोड़ा मार्क करके रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इसकी जनरल आप इसकी डिस्कशन करें इस पॉइंट पे, तो ऑफ कोर्स इसका जवाब आप आसानी से दे पाओगे कि अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पे एक्चुअल में पावर किसके हाथ में होती है? लोगों के हाथ में होती है। लोगों के पास में उनके राइट्स को यूज़ करने का पावर होता है, गलत को गलत कहने का अधिकार होता है। इसके अलावा यहाँ पर लोग अगर जिस सरकार को चुनते हैं उससे अनहैप्पी होते हैं तो पीरियडिकली उसको आप बदलने का भी राइट रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो हमने 5 कॉलम्स अलग बना रखे हैं और यहाँ पर थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप पहले पॉइंट को देखो तो यहाँ आप समझ जाओगे कि हर एक व्यक्ति भारत के अंदर अगर डेमोक्रेसी है तो उसके कारण से उसको इक्वालिटी महसूस होती है। हो सकता है कि उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल पा रही हो, कुछ ऐसे भी हो जिसको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा हो, लेकिन जब बात आती है सरकार चुनने की तो ऑल पीपल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। तो यहाँ पे इक्वालिटी सबसे बड़ी बात है, इक्वालिटी प्रमोट होती है हमेशा यहाँ पे, क्योंकि आपने सबको एक जैसे अधिकार दे रखे हैं, एक जैसे राइट दे रखे हैं। इसका मतलब आपने हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को भी फोकस किया है, वैल्यू किया है। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव्ड है। ये वाला पॉइंट मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा डिटेल में। सोचें आपके घर के अंदर 5 मेंबर हैं, दादाजी हैं, पापा मम्मी हैं, आप हैं और आप, दादाजी दादी, पापा मम्मी, आप और आपका कोई भी भाई या बहन, 6 लोगों की फैमिली मान लेते हैं अपन। इसमें आपको ये देखना है कि डिसीजन अगर कोई फैमिली का लेना है तो कौन लेगा। तो एक तो होता है दादाजी लेंगे या फिर एक होता है पापा लेंगे। ठीक, दादाजी अगर बूढ़े हो गए तो पिताजी ले लेते हैं कई बार, और ऐसे में अदरवाइज तो जो आपके ग्रैंडफादर हैं, जो दादाजी हैं, वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, अच्छा, ऐसे में कई बार उनके लिए हुए डिसीजन से आप नाखुश होते हो। एक तो पोजीशन ये होती है, एक है कि जहां पे आप 6 बैठ गए और आपसे भी पूछा जा रहा है कि भाई क्या होना चाहिए, आपकी भी बात को रखा जा रहा है, आपकी भी बात को कंसीडर किया जा रहा है। तो यहां पर वही चीज बतानी है कि जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होती है यहां पे सबसे इंप्रूव्ड होती है, सबसे अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति कभी भी डिसीजन नहीं ले सकता, एक अकेला व्यक्ति डिसीजन नहीं ले सकता। यहां पे जिन जिन लोगों को चुना गया है वो लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे एंड फिर वहां पे पॉलिसी बनेगी और फिर वहां पे डिसीजंस लिए जाएंगे। बात समझ में आई? तो इसीलिए यहाँ पे क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग सबसे इम्प्रूव्ड होती है, सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। डिक्टेटर है वो तो एक बार वो किससे पूछेगा? किसी से नहीं, वो अपने मन मुताबिक काम करेगा। राजा है वो किससे पूछेगा? मन मुताबिक काम करेगा। ओलिगार्की होंगी तो वो आपस में ही कर लेंगे बस बात। यहाँ तो हमारे 545 मेंबर्स बैठेंगे पार्लियामेंट में और फिर किसी चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। चलो मान लेते हैं सरकार ही कोई पॉलिसी बना रही है तो सरकार भी फिर भी नहीं करते भी 280 मेंबर्स होंगे वहाँ पे जो किसी डिसीजन को लेंगे और वो सारे के सारे आपके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक, सो यहाँ पर आप क्लियरली कह सकते हो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट थॉट की बात करें तो यहाँ पर ये बोल रहा है प्रोवाइड्स अ गुड मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो, देश बहुत बड़ा है तो कॉन्फ्लिक्ट होने भी तय हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद में गवर्नमेंट कैसे उस पर रिएक्ट कर रही है ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो ऐसे में जो भी रिएक्शंस होंगे वो अनएथिकल नहीं हो सकते। राजा अगर है तो राजा तो फिर अपने हिसाब से काम करेगा, डिक्टेटर है तो वो किसी के हिसाब से काम नहीं करेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पर ही या फिर जुडिशरी को दिमाग में रखते हुए ही कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना होता है। तो सबसे सटीक और सबसे सही मेथड होता है यहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने का। लास्ट में यहाँ पर इसने कहा कि गिव्स अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट द मिस्टेक्स। यहाँ पर लोगों के पास में अपनी मिस्टेक्स को रिकरेक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी हमेशा आती है। हर 5 साल में जनरल इलेक्शंस, जितने भी जनरल इलेक्शंस हैं वो हमारे यहाँ पे 5 सालों के दौरान होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जनरल इलेक्शंस होते हैं 5 सालों में, तो दैट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स।
इन सब के अलावा एक्चुअल में अगर हमारे आउटकम्स के बारे में बात करें हमें, तो हमें पता चल जाएगा कि क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट हमें मिलती है, एक ऐसी गवर्नमेंट मिलती है जो एक्चुअल में क्वालिफाइड होती है और सही होती है। हमारे यहाँ इकोनॉमिकली वेलफेयर होगा, लोगों के बीच में इनइक्वालिटी ख़त्म होगी या कम होगी, क्योंकि सरकार ऑब्वियसली इन्हीं लोगों के लिए काम करेगी, वेलफेयर में काम करेगी। सोशल डाइवर्सिटीज़ भी अकोमोडेट की जाएगी, मतलब उन पे फोकस किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि उनको इग्नोर कर दिया जाए। साथ ही जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी फ्रीडम, उनकी डिग्निटी को हमेशा वैल्यू किया जाएगा, उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? डेमोक्रेसी में, और इसीलिए इसको हमने बेटर माना है दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। तो व्हाट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको डेमोक्रेसी को ज़रूरी है कि वो आपको प्रोवाइड करे? सो वी हैव सच ऑप्शंस कि अगर आप डेमोक्रेसी इंजॉय करना चाह रहे हैं तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इट शुड बी अकाउंटेबल फॉर द पीपल, मतलब जिम्मेदार होनी ज़रूरी है, अकाउंटेबल होनी ज़रूरी है, उसको लॉयल होना ज़रूरी है टूवर्ड्स द पीपल, कि लोगों का राइट होना चाहिए, लोगों के पास में ज़रूरी है कि वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या गवर्नमेंट जो है वो उसको चुने। पहली चीज़ तो ये होगी, रूलर्स भी कह सकते हो। दे शुड हैव टू कंट्रोल ओवर द रूलर्स। अकाउंटेबल तभी हो पाएंगे जब यहाँ पर लोगों के पास में उनको कंट्रोल करने का पावर दिया जाएगा। ऐसे में क्या होगा, इस तरह से जो सरकार होगी वो अपने आप ही इन सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल हो जाएगी। मतलब लोगों के थ्रू अगर उनको देखा जा रहा है, उनको चूज करने का राइट है, उन लोगों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, उनके काम पे फोकस किया जा रहा है, तो वो कभी भी मिस हैपनिंग्स नहीं करेंगे। किसके साथ? जनता के साथ। तो ऑटोमेटिकली जो सिटीजन्स हैं वो अकाउंटेबिलिटी इंजॉय करने लग जाएंगे। इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स। जो जनता ने जिन लोगों को चुना है, रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, गवर्नमेंट में लेकर आए हैं, तो उनको लोगों की नीड्स के बारे में, उनके एक्सपेक्टेशंस के बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर इफ दे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय द पीपल, तो इट मे फेस प्रॉब्लम्स। कौन? इट का मतलब जो सरकार है उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो डिसीजन शायद सही नहीं है, तो ऐसे में फिर लोगों के थ्रू आपको लोगों का गुस्सा झेलना पड़ेगा, लोगों की नाराज़गी को झेलना पड़ेगा। ऐसे में वो लोग मान के चलें ऐसा कभी काम करेंगे ही नहीं अगर उनको सरकार में रहना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या निकला हमारे सामने कि जो लोग होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं। तो पीपल हैव देयर राइट टू चूज देयर रूलर्स। ऑफ कोर्स पहली चीज़ तो लोगों के पास में आपने अधिकार दिया अपने रूलर्स को चुनने का और रूलर्स को कंट्रोल करने का। जब ऐसा कुछ होता है तो जो लोग होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो अपने दिमाग में क्लियर कर लेते हैं, भैया देखो काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम फंस जाओगे, तुम लोगों को चेंज कर देंगे। इसलिए हमेशा वो रेस्पॉन्सिव होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं जनता के लिए। साथ ही साथ जनता ऐसे में उनको एग्जामिन भी कर सकती है। उनको हमेशा, जो लोग सरकार में हैं, उनको हमेशा लोगों की नीड को फोकस करना पड़ता है, उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, जनता नाराज़ होती है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। कैसी प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम ऐसी कि उन लोगों को हटाया जा सकता है विद इन द टाइम, साथ ही साथ नेक्स्ट इलेक्शंस में तो उनको वो हटा ही देंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो भी गवर्नमेंट हो, इट शुड बी लेजिटिमेट गवर्नमेंट। यहाँ पे सरकार को लेजिटिमेट होना चाहिए। लेजिटिमेट का मतलब लॉफुल, ठीक है। तो कोई भी काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम कर रहे हैं तो मन मर्जी का काम करेंगे। इट मीन्स अडेप्टेशंस ऑफ द करेक्ट प्रोसीजर ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। एंड डेमोक्रेसी का जो भी डेमोक्रेसी प्रोड्यूस कर रही है वो गवर्नमेंट हमेशा लॉफुल मैनर में ही करे। डिसीजन जो भी ले वो एक सही प्रोसीजर के थ्रू ले। ऐसा नहीं होता कि आपके मन मुताबिक आप कोई भी काम कर लेंगे। और समझ लो इसको, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होना, इसका मतलब यही होता है कि पहली चीज़ तो जो भी सरकार बन रही है वो लॉफुल मैनर में बन रही है। दूसरी चीज़, जो भी डिसीजन लेती है वो लॉफुल तरीके से, जो भी प्रोसीजर होता है लॉ का, उसके बिहाफ पे लेती है। तीसरी बड़ी चीज़, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो उसके पावर के अंदर नहीं आता हो।
ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो पावर गवर्नमेंट को दी है वो उसी हिसाब से काम करेगी, जो भी पॉलिसी बनाएगी वो भी, और इम्प्लीमेंट करेगी तो भी वो लॉफुल मैनर में होना चाहिए, और उसका चुनने का प्रोसीजर भी वही होना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले से रख दिया है। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे सारा का सारा काम लॉ के हिसाब से होता है, इसीलिए इसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फॉलोज द प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर हैं, जो भी काम करना है, जो भी डेवलपमेंट लेकर आना है, या जो भी सरकार वेलफेयर के अंदर कोई काम कर रही है अगर, तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, लॉफुल तरीके से ही करना पड़ेगा। जो भी डेमोक्रेसीज के अंदर मेजरमेंट्स हैं वो कई बार हमें ऐसा लगता है कि बहुत टाइम टेकन है, लेकिन हमेशा वो जो प्रोसेस होता है वो फेयर होता है, रेगुलर होता है, फ्री होता है। ठीक, जब भी ये कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन को अगर यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो मान के चलिएगा ये लोग बिल्कुल एक रेगुलर मैनर में फ्री एंड फेयर टाइप से उन सब चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। इवन अगर इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इलेक्शंस भी रेगुलर मैनर में होंगे, फ्री एंड फेयर तरीके से होंगे। यहाँ पर कोई भी अगर मुद्दा होगा तो पब्लिकली उस पर डिबेट हो सकती है, कोई भी बड़ी पॉलिसी बनेगी तो उसके ऊपर पब्लिकली एक्सेप्टेंसीज लोगों की होगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है या फिर जो सिटीजन्स के राइट्स दिए गए हैं वो भी गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए एश्योर करते हैं कि वो उनको बताए कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो। ठीक, आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कोई भी चीज़ पूछ ली सरकार से तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, बट ये राजा वाले मतलब मोनार्की में नहीं हो सकता या फिर डिक्टेटरशिप में नहीं हो सकता। वो अगर पता चल गया ना उन लोगों को तो तुम्हें घर से उठा लेंगे, तो ऐसा मत करना। समझ रहे हो मेरी बात? नाराज हो जाते हैं वो लोग। ऐसे में सिटीजन्स की जो राइट होते हैं, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग्स, ठीक, दे एश्योर्ड द ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग पावर। यहां पे ट्रांसपेरेंसी भी लिख सकते हो, फॉलोज द प्रोसीजर की जगह ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब वो जो कोई भी काम करेंगे उसमें छुपा हुआ कुछ नहीं होगा, आप हर एक चीज़ की जानकारी ले सकते हो, सारा काम प्रोसीजर से होता है, सारा काम सिस्टमेटिक होता है। अब ऐसे में अगर आपको ज़रूरत है, कभी भी आपको ये पता लगाना है कि किस में कहाँ पर कितना खर्च हुआ है सरकार का, सरकार किस पॉलिसी से कितना कमा रही है, कितना उसका नुकसान हो रहा है, उन सभी को आप पता लगा सकते हो, क्योंकि हमारे पास में ये राइट भी डेमोक्रेसी ने दिया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा? हमने देखा ट्रांसपेरेंसी, हमने पढ़ा लेजिटिमेट गवर्नमेंट और हमने पढ़ा अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी, इसके अलावा लेजिटिमेसी या लेजिटिमेट, और लास्टली ट्रांसपेरेंसी, सच थिंग्स ये हमें प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, सो इसको आगे देखते हैं अपन। इकोनॉमिक आउटकम्स क्या हैं हमारी डेमोक्रेसी के, ठीक, कि इकोनॉमिक आउटकम्स क्या होते हैं। तो एक बार पहले वापस से चलते हैं बैक, और याद रखना इन तीन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि डेमोक्रेसी को क्या प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना ज़रूरी है, लेजिटिमेसी प्रोवाइड करना ज़रूरी है, साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी। तो ये तीनों चीज़ें याद कर लो, मेरे हिसाब से बोर्ड में आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में आपको क्या करना है। इकोनॉमिकली आप कैसे देखते हैं कि डेमोक्रेसी इम्पैक्ट डालती है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़, तो इकोनॉमी को अगर आप डेमोक्रेसी के साथ जोड़ रहे हो तो दो तीन चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर होती हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा फोकस लोगों के ऊपर किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा बैक जा करके हमारी स्लाइड्स देखते हैं आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी में, जो 5 पॉइंट थे और नीचे 5 सर्कल्स के अंदर मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए थे, तो वहाँ पर था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, है ना, और जो इनइक्वालिटी थी उसके रिमूवल के लिए काम करती है डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे सबसे पहला काम ही यही होता है कि डेमोक्रेसी हमेशा एफर्ट डालेगी कि किस तरह से वो रिड्यूस कर सकती है इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी। सोसाइटी के अंदर देखो, इनइक्वालिटी बनना और होना तय बात है, और बहुत सिंपल सी बात भी है। यहाँ पे जो सोसाइटी होगी वो इनइक्वालिटी से भरी हुई होगी, और स्पेशली हमारे यहाँ इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोग बहुत कमाते हैं और कुछ बेचारे कुछ भी नहीं कमा पाते।
तो यहाँ पर ये जो डेमोक्रेसी होती है वो इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए काम करती है। साथ ही साथ सभी जितने भी ओहदे हैं, जितने भी तमके हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी को कनेक्ट करने की कोशिश करती है वो एक सही मेथड से, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो सोसाइटी के सारे सेक्शंस को वो जोड़ने की कोशिश करती है मेन स्ट्रीम में। सो द इकोनॉमिकल ग्रोथ इन डेमोक्रेसी में बी अकम्पनीड बाय द इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी अमंग द पीपल। हो सकता है अगर आप इकोनॉमिकल ग्रोथ देखें सिर्फ तब जब जो भी इनइक्वालिटी जो इंक्रीज हो रही है उसको आप ख़त्म कर सकें। डेमोक्रेसी कोशिश करती है कि आपको सबसे पहले तो पॉलिटिकल इक्वालिटी दे, और जब लोगों के पास में पॉलिटिकल इक्वालिटी आ जाती है तो उनके पास में इक्वल वेटेज आ जाता है। कि जैसे इमेजिन कीजिए कोई एक कास्ट कम्युनिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है, तो ऐसे में जब आपने पॉलिटिकल इक्वालिटी दे दी तो अब वो अपने मन पसंदीदा जो भी उनके रिप्रेजेंटेटर हैं उनको चूज़ करेंगे, एंड दैट पर्सन फ्रॉम देयर कम्युनिटी कैन मेक द कंडीशन चेंज। तो वो अब कंडीशन बदल सकता है, ठीक। तो ऐसे में सबसे पहले तो क्या होगा डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि पॉलिटिकल इक्वालिटी है तो हर एक व्यक्ति के पास में इक्वल वेटेज होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने। तो ऐसे में यहाँ पर ये इक्वालिटी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एरा में तो काम करती है, बट ऐसे में वो पुअर जो कम्युनिटी से बिलोंग कर रही है, जिससे कि उनका इकोनॉमिकल स्टेटस मेजर किया जा रहा है, उस पर भी इम्पैक्ट डालती है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे इमेजिन कीजिए कोई पुअर कम्युनिटी से अगर कोई आ रहा है, या फिर एक ऐसी कम्युनिटी से आता है जहाँ पर हमेशा उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन सहन किया है, तो अब वो उसके अगेंस्ट में काम कर सकता है, अब वो उसके अगेंस्ट में एक्चुअल में बात कर सकता है। सो यहाँ पर भी वही चीज़ बोल रहे हैं कि स्मॉल जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि रिच हैं, वो सबसे बड़ा शेयर यूज़ करते हैं वेल्थ का, या उनके पास पूरी वेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है केवल थोड़े से लोगों के पास, और जो गरीब होते हैं उनके पास बहुत थोड़ा सा हिस्सा होता है, लेकिन उनके नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनकी इनकम भी लगातार डिक्लाइनिंग पोजीशन में होती है और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, उनको बेसिक नीड्स भी वो फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो बेसिक नीड्स हैं जैसे फूड, क्लोथ, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, वो चीज़ें वो अचीव नहीं कर पाते। सो इसके कारण से उनकी जो एक्चुअल लाइफ होती है वो बहुत ही पैथेटिक हो जाती है। और अगर यहाँ पे हम डेमोक्रेसी की बात करें तो यहीं पर एक्चुअली डेमोक्रेसी का काम शुरू होता है कि जो लोग ऐसे मतलब अलूफ हैं, जिन लोगों के पास में जो राइट्स उनको दिए हुए हैं वो पूरे अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में डेमोक्रेसी कोशिश करती है। बट प्रॉब्लम हमारे यहाँ ही है कि जो बहुत बड़ा सेक्शन है जिसके पास सबसे ज़्यादा वेल्थ है, उसके अंदर जो लोग कम हैं वो इतने पावरफुल हैं कि रेस्ट ऑफ द पीपल जो पुअर हैं या इतने पावरफुल नहीं हैं, उन लोगों के वोटिंग राइट्स या दूसरे जो राइट्स हैं वो भी खत्म कर देते हैं। तो डेमोक्रेसी इज नॉट वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी इन इंडिया, बट येस जो पुअर है वो एक बहुत बड़ा मतलब, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल वहाँ पर ज़्यादा हैं पुअर वाली कैटेगरी में, तो ऐसे में जब इलेक्शंस आते हैं तो चाहे कितना ही अमीर हो उनको इनकी हेल्प के लिए आना ही आना होता है, इनकी मदद मांग ले इलेक्शंस में जीतने के लिए आना ही आना होता है। इसलिए इनको बेनिफिट भी मिलता है आगे चल कर, क्योंकि अगर आपको हर 5 साल बाद वापस से आना है इलेक्शंस के अंदर तो इन लोगों का आपको वेलफेयर सोचना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि एक बार आ गए और दूसरी बार फिर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इनका वेलफेयर आपको सोचना पड़ेगा। डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वहाँ पर कोई नो सीरियस एफर्ट्स आर रिड्यूस पॉवर्टी इन द कंट्री। अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा टास्क या बहुत बड़ा हमने कोई प्रोग्राम नहीं चलाया जिससे कि आप गरीबी को हटा सको। द सिचुएशन इज़ मच वर्स इन द अदर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश इज़ मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ रियली पुअर। डेमोक्रेसी है बांग्लादेश में भी, लेकिन वहाँ पर एग्जाम्पल इसने दिया कि हमारी कंट्री के अंदर भी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ बहुत सारी और भी कंट्री हैं जहाँ ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डेमोक्रेसी है लेकिन फिर उस डेमोक्रेसी का फ़ायदा क्या, जैसे बांग्लादेश का इसने एग्जांपल दिया कि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन गरीबी रेखा के अंदर है। अब आप सोचो कितना बड़ा मतलब अजीब सा विडंबना है हमारे देश की। विडंबना का मतलब कितनी बड़ी परेशानी है कि देश के अंदर डेमोक्रेसी आप लेकर आ गए, सभी लोगों को अपने राइट पता है, सभी लोग उस राइट का यूज़ भी कर रहे हैं और उससे सरकार भी बन रही है। बट वो सरकार जो उन लोगों की हेल्प के कारण बनी हुई है वो उन लोगों की हेल्प नहीं कर पा रही। बात समझ पा रहे हो? सो ये इकोनॉमिकली जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिकली हम इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हैं रिमूव करने में पॉवर्टी को या दूसरी जो प्रॉब्लम्स इन लोगों के सामने आती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वी ऑल आर नॉट यूनाइटेड एंड सच कंडीशंस जहाँ पर जो पॉलिसीज़ बननी चाहिए
अगर वो गलत भी बनती है तो उसके अगेंस्ट भी हम आवाज़ नहीं उठा पाते। तो ये इसका एक छोटा सा आप बोल सकते हो डिस्क्रिप्शन है, एंड होपफुली ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। चलें इसके आगे देखते हैं। अब देखो, तुमने ये तो पता कर लिया कि हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक जो होती है डेमोक्रेसी के अंदर, उसके आउटकम्स काफ़ी ज़्यादा मतलब इतने रेस्पेक्टेबल नहीं है। बट क्या हर टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में या हर टाइप ऑफ काइंड ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ऐसा ही होता है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता? इसको ऐसे समझो कि क्या, मेरा जो क्वेश्चन है मैं एक बार फिर से ब्रीफ करता हूं कि क्या ऐसा होता है कि जितने भी टाइप की गवर्नमेंट होती है उसमें इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट होता है, क्या उसका पेस इतना ही स्लो होता है या उसमें भी कमियां होती है? तो इसका जवाब समझने के लिए हमें यहाँ पर एक डेटा है, उसको हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक, समझो, देखो एक चीज़ है कि इकोनॉमिकल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये अभी तुमने देखा कि पॉलिटिकल आपको पहले पावर देना पड़ेगा, फिर वो वहाँ पे पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, फिर वो लॉयल होने चाहिए एंड ऑल। यहाँ पर एक जो लाइन दे रखी है, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार इस लाइन को ज़रूर से आप समझें, अच्छे से समझें। ठीक, देखो ये लाइन कह रहा है, इसने कहा कि वन ऑफ द जो भी फेलियर्स हैं डेमोक्रेसी के अंदर वो ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो भी पेस ऑफ डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है इन कंपेरेटिवली डिक्टेटरशिप, अगर हम इकोनॉमिकल ग्रोथ के बेस बनाते हुए बात करें। चलो, ये लाइन हो सकता है तो मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, लाइन समझो दोबारा से और इसका एग्जांपल तुम देना मुझे। सोचें आप किसी एक जगह के राजा हैं, आपके पास में बहुत बड़ी अथॉरिटी है, आप डिक्टेटर मान लो या अपने आप को राजा कंसिडर कर लो। आपके सामने प्रपोजल आया कि एक कोई रोड है, उस रोड के ऊपर ब्रिज बनाना है। ठीक, अब आपने ब्रिज बनाने के लिए उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भाई ठीक है, यहाँ से ब्रिज बनाने का काम शुरू करो, वो ब्रिज वहाँ पर बन जाएगा। लेकिन अगर यही काम डेमोक्रेसी के अंदर हो रहा है तो ये इतना जल्दी नहीं होगा। पहली चीज़ तो डिसीजन मेकिंग पावर एक के हाथ में नहीं है, बहुत सारे लोगों के हाथ में। डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, फिर उस पर कॉन्क्लूजन निकाला जाएगा। कॉन्क्लूजन निकलने के बाद अगर वो एक्सेप्ट भी हो गया, तब भी अगर किसी पर्सन ने कोर्ट के अंदर अपील कर दी उसके अगेंस्ट में, तो वो काम वहीं पर रुक जाता है। तो ऐसे में यहां पर यही कह रहा है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की जब बात हम करते हैं तो वो उसका पेस काफी स्लो होता है रेस्पेक्ट में किसी दूसरे टाइप ऑफ गवर्नमेंट को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो। यहां पर लिखा हुआ है कि वन ऑफ द फेलियर्स, तो ये फेलियर है डेमोक्रेसी की, क्योंकि डिक्टेटरशिप जैसी चीज में इकोनॉमिकल ग्रोथ पहले होता है लेकिन डेमोक्रेसी में बाद में। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि इन सब के बावजूद भी डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन अगर आपको क्रिटिसाइज करने की जब बात आए डेमोक्रेसी को, तो ये आप यहां पर लिख सकते हो, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में भी इस चीज को मेंशन कर सकते हो। यहां पर इकोनॉमिकल ग्रोथ डिपेंड्स करती है किसकी, तो यहां पर एक सेगमेंट है कि किसी भी देश के अंदर अगर आपको इकोनॉमिकल ग्रोथ करवाना है या करना है, सो किन चीजों को आप बेस मानेंगे। तो सबसे बड़ा बेस क्या है कि आप ये बताओ उस देश के अंदर रहने वाले लोग, उनका नंबर ऑफ पीपल, मतलब कितनी पॉपुलेशन है। अगर आपके पास में सेल्फ सफिशिएंट हैं आप अपने फूड के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, जॉब्स के मामले में, तो आप डेवलपमेंट आपका नो डाउट होगा। ठीक है, आपके यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब कितना पॉपुलेशन है उस पर डिपेंडेंट है आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ। आपका ग्लोबल लेवल पे क्या सिनेरियो है, क्या पोजीशन है, उस पर डिपेंडेंट है आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ। आपके यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं, क्या वो एक आपकी यहाँ पे लोकल डोमेस्टिक कंपनी में काम करते हैं कि एमएनसीज भी यहाँ आती है, क्या दूसरे कंट्रीज आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या वो भी आपको हेल्प करते हैं क्या, या वो भी यहाँ पर आकर के आपके लोगों को अपने देश में लेके जाते हैं काम करने के लिए। तो आपके कैसे कॉपरेशंस हैं, कैसे आपके रिलेशन है दूसरे कंट्रीज के साथ, ये भी मैटर करता है। साथ ही हमारे कंट्री के अंदर लोगों के वेलफेयर के लिए इकोनॉमिकल पॉलिसीज कौन सी एक्सेप्ट की जा रही है, अडॉप्ट की जा रही है, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। इन सभी कारणों को, इन सभी चीज़ों को बेस बनाते हुए हम ये जान सकते हैं कि आपके यहाँ इकोनॉमिकल ग्रोथ है कि नहीं। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ सब इन चीज़ों के कारण होती है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बहुत सारे सर्वे हो रहे हैं या हुए हैं जिसके अंदर ये चीज़ पता लगाई गई है कि जहाँ पर डिक्टेटरशिप है वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेसी। वहाँ पर ज़्यादा आपको बेटर डेवलपमेंट के गोल्स अचीव होते हुए दिखेंगे इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेसी के। जैसे जहाँ पे डेमोक्रेसी थी वहाँ पे ग्रोथ रेट कितनी है 3.95, जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ पे ग्रोथ रेट कितनी है
4.42। जहां पे पुअर कंट्रीज है लेकिन वहां पे डिक्टेटरशिप है, वहां पे ग्रोथ रेट कितनी है 4.34। जो पुअर कंट्रीज है जहां पे डेमोक्रेसी है वहां पर भी 4.28। अल्टीमेटली डिक्टेटरशिप वाली कंट्री ज्यादा आपको इकोनॉमिकली ग्रो करते हुए दिखेगी। ये डेटा है 1950 से लेकर सन 2000 के बीच का। ठीक, अब समझो बिटवीन द 1950 से लेकर 2000 के बीच में ये जो आप यहां पर टेबल देख रहे हैं इसमें ये बताया जा रहा है कि जो डिक्टेटरशिप है वो स्लाइटली वहां पर डेवलपमेंट की जो रेट है वो थोड़ी सी ज्यादा है अगर आप कंपेयर करते हो डेमोक्रेसी के तो। और बट आप कंपेयर करोगे पुअर कंट्रीज में तो दोनों इक्वल सी है। जहां पे कंट्री ही पुअर है वहां पर जो ऑप्शन ही नहीं है, उसके बावजूद भी देखो थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा तो नहीं है। ये है 4.3 और ये है 4, मतलब ये है 4.3 और डेमोक्रेसी में है 4.2। तो ऐसे में अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल ग्रोथ के अंदर ज्यादा थोड़ी सी आगे, बाकी डेमोक्रेसी जो होती है वो थोड़ी सी पीछे रह जाती है। ठीक, यहां तक तो मेरे हिसाब से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं, एक और कुछ डेटा है। देयर आर इनइक्वालिटी विद इन द डेमोक्रेसी। अब ऐसा नहीं है कि सारी डेमोक्रेसी एक जैसी होती है। ब्रिटेन भी डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, और अमेरिका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, पाकिस्तान भी, और हमारा दोस्त बांग्लादेश भी है। अब तो श्रीलंका भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो था वो उसकी सोचो कंडीशन क्या हुई, हालांकि पहले HDI में हमसे आगे था वो, बट डेमोक्रेसीज में भी इनइक्वालिटी आपको देखने को मिल सकती है। कैसे, लेट्स सी। यहां पर बताया फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका एंड द ब्राजील टॉप 20% पीपल टेक अवे मोर देन 60% ऑफ नेशनल इनकम, जबकि अदर 3% ओनली इन द बॉटम। द रेशो इज मच बेटर देन हंगरी एंड डेनमार्क। अब देखो यहां पे नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इस डेटा को समझने की कोशिश करना है क्या कह रहा है। ये सारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब यहां पे अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करते हो तो पूरी की पूरी कंट्री जो है उसकी अगर आप नेशनल इनकम की बात करो तो लगभग 65% नेशनल इनकम कौन कमा रहा है, उसके टॉप क्लास के 20% लोग। बात समझ में आ रही है? मतलब उस देश के जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट पीपल हैं वो मिलकर के ही उस देश की टोटल इनकम कितनी कर देते हैं, 65%। और जो सबसे गरीब हैं निचले तबके से, उनका कंट्रीब्यूशन केवल टोटल इनकम के अंदर 3% है। और रेस्ट जो 60% बच गए मिडिल क्लास में, वो लोग कमा रहे हैं कितना, इसको ऐड कर देंगे तो लगभग ये मान के चलो 32% के आसपास। मैथमेटिक्स सही हो गई क्या? हाँ सही है, 32% के आसपास ये लोग कमा रहे हैं। तो इतना बड़ा गैप, ह्यूज गैप वी कैन सी। ठीक, अगर हम हंगरी की बात करें, अब यहां देखना सिचुएशन उल्टी है। यहां पर हंगरी का जो टॉप 20% पॉपुलेशन है वो नेशनल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना दे रही है, लगभग 34%। रिच हैं तो ठीक है देंगे ही, लेकिन जो बॉटम में है ना, गरीब भी जो है सबसे, वो भी 20%, वो भी लगभग 10% अपना कंट्रीब्यूशन दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि लगभग बचे हुए 60% पॉपुलेशन मिडिल क्लास वाली, मतलब मैंने एवरेज ले लिया कि यहां पर 10 मतलब 20% ये हो गए, 20% ये हो गए, रेस्ट 60% पॉपुलेशन कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, यहां पे कंट्रीब्यूट कर रही है लगभग 50 और 6%। मतलब यहां पर सारा मामला बिल्कुल सेटल्ड है। तो डेमोक्रेसीज में कई बार ऐसा भी होता है कि जो लेस प्रॉस्परस होती है या जिनके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं होती, उनका पेस, ग्रोथ का जो पेस होता है वो भी काफ़ी स्लो होता है। तो जैसे डेनमार्क हो गया, हंगरी हो गया, ये डेवलप्ड है। सो अल्टीमेटली इनका जितना भी पॉपुलेशन है वो सारा अपना कंट्रीब्यूशन देता है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर जैसे काफ़ी अच्छा करते हुए दिख रहा है हंगरी एंड जो डेनमार्क है वो कंपेरेटिवली साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील। ठीक, ये वाला डेटा मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा, बैठ गया होगा। ये इनइक्वालिटी है इनकम में। दूसरा डेटा है कि पुअर सफर करते हैं इनइक्वालिटी के कारण, अपॉर्चुनिटीज भी उनको नहीं मिल पाती हैं। देखिए कैसे, यहां पर बताया कि 73-74 की बात करें तो नंबर ऑफ पीपल रूरल एरियाज में, ये जो डेटा है ये पॉवर्टी लाइन का है। हमारे रूरल एरियाज में कितने लोग पुअर थे, इतने। क्या परसेंटेज थी टोटल, 100% पॉपुलेशन थी, उसमें 56% पॉपुलेशन पुअर कंट्रीज में, मतलब पुअर
कंडीशंस में पॉवर्टी लाइन के अंदर काउंट की जाती थी। अर्बन एरियाज में इतने करोड़ और इतनी, मतलब इतना अर्बन एरिया का अगर हम 100% निकालें तो लगभग 50% पॉपुलेशन गरीब थी। रूरल एरियाज में भी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी गरीबी रेखा के नीचे थी। ठीक है, अगर हम इस कंडीशन को इस कंडीशन से कंपेयर करते हैं तो लगभग रूरल एरियाज में 28% पॉपुलेशन जो थी वो गरीबी रेखा के नीचे थी और अर्बन एरियाज में 24% के आसपास। हालांकि ग्रोथ तो हुई, लेकिन कैसे? पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इनको। जो गरीब थे वो गरीब रहे, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी मेड देम स्टे इन द सेम कंडीशन, कि वो लोग सेम कंडीशन में बने रहें। ये भी किसका एक टाइप है, मतलब आप मान सकते हो डेमोक्रेसी में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक, चलिए ये डेटा भी मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, क्या पढ़ा हमने कि इनइक्वालिटी आपको देखने को मिल सकती है डेमोक्रेसीज में भी। ऐसा नहीं है कि एक डेमोक्रेसी अच्छी होती है, डेमोक्रेसीज भी आपस में काफ़ी डिफर कर सकती है, इनकी सिचुएशंस भी, ठीक है, इनकी पोजीशंस भी। नाउ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम कि कैसे हम इनइक्वालिटी को और कैसे हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे इनको हम दूर कर सकते हैं, इसके ऊपर एक बार चर्चा करते हैं। देखिए, द ट्रुथ, सबसे बड़ा ट्रुथ यही है दैट व्हाट इज मोर नीडेड to removal of economical disparities, development within the equitable and distributions of the wealth is not true democracy। बहुत ही सही लाइन है, अच्छे समझें कि सबसे बड़ी चीज तो ये है, ट्रुथ तो ये है कि यहां पे इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी को हमें निकालना है। कि कैसे निकाले? कि डेवलपमेंट होना चाहिए। द डेवलपमेंट विदाउट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वेल्थ इज नॉट ट्रू डेमोक्रेसी। कि अगर आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हो और आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया ही नहीं है वेल्थ का, तो फिर वो ट्रू डेमोक्रेसी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। चलो इसको और सिंपल करता हूं। अगर आप डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं और अगर आप कहें कि जो अमीर है वो अमीर रहे, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, तो ऐसे में उसको आप ट्रू डेमोक्रेसी नहीं मान सकते। जहां पर पेस इतना बड़ा डिफरेंस इतना बड़ा हो तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए, पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए, अब तो श्रीलंका का एग्जाम्पल भी ले लीजिए, जहाँ पे इकोनॉमिकल ऑर्डर इतना ज़्यादा मतलब इक्वल नहीं है, तो आप उसको ट्रू डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। दोबारा समझे क्या कह रहा है? द ट्रूथ इज दैट व्हाट इज मोर नीडेड इज रिमूवल ऑफ इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी। डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़े अगर ट्रुथ की आप बात करते हो तो वो ये है कि आप कैसे इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज को दूर कर सकते हो। सबसे बड़ा ट्रुथ यही है कि आप इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी को, डिस्पैरिटीज को जब रिमूव करेंगे तभी आप डेमोक्रेसी एक्चुअल जान पाएंगे। डेमोक्रेसी के अंदर अगर आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया वेल्थ का, तो फिर आप उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हो, डेवलपमेंट उसको आप नहीं कंसीडर कर सकते हो। डेमोक्रेसी बेस्ड होती है पॉलिटिकल इक्वालिटी से। जब पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी तभी तो लोग अपने जो पसंदीदा जो पर्सन है या उनकी कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले हैं, जो उनके बारे में सोच सकते हैं, उन लोगों को यहाँ पर लेकर आएंगे रिप्रेजेंटेटिव्स बनाकर, और वो गवर्नमेंट में जाएंगे और गवर्नमेंट में जाने के बाद उनके वेलफेयर के लिए वो काम करेंगे। So all the citizens have the equal right to elect the representatives, but it is not so in economical field. Politically तो आपने दे दिया इक्वालिटी, बट इकोनॉमिकली ये इनको नहीं है। जो पुअर है, ये वाली लाइन अच्छे से अपने गांठ बांध लेना। क्यों? क्योंकि ये लाइन आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दी जाती है और कहा जाता है इसको एक्सप्लेन करो। क्या है कि इन डेमोक्रेसी पुअर आर बिकमिंग पुअरर एंड समटाइम्स तो ऐसा होता है कि जो रिच होता है वो रिचर बन जाते हैं, और समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथ, शेल्टर, ठीक है, हाउसिंग एंड गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन। कई बार तो ऐसा होता है जो गरीब है वो काफ़ी गरीब हो जाता है, अमीर है बहुत अमीर हो जाता है, और जो गरीब होता है उसको तो बेसिक नीड्स भी नहीं मिल पाती डेमोक्रेसी में। ऐसा होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो फेल हो जाती है इन सच एरियाज। जैसे मैंने बांग्लादेश के बारे में आपको बताया, आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है पॉवर्टी लाइन के अंदर रह रही है। अब उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे होगा? काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड होगा। ठीक, ये वाला कार्टून आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। अब आप CBSE वाले हैं, आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। देखो, आदमी जो है फटे पुराने कपड़ों में है, लेकिन वो मुंह पर भी उसने मुंह भी सिल रखा है। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो आवाज़ है उसको भी दबाया गया है। मतलब उसको उतना भी राइट नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को समझा सके, बता सके।
मैनी कंट्रीज डिपेंडेंट इवन देयर फूड सप्लाईज ऑन द रिच कंट्रीज। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे, इंडिया भी पहले वन ऑफ देम, कि जो फूड के लिए भी दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट होता था। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इंडिया, एंड साथ ही साथ जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करो तो जो इंडिया है, इंडिया स्टैंड करता है वर्ल्ड के अंदर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ में, इनकम के अंदर बहुत पीछे। इसकी जो रैंक है दैट इज़ 127 अमंग द 177 कंट्रीज़। हम जो श्रीलंका था उससे भी काफ़ी पीछे थे, बट कोई नहीं, अब हमारी सिचुएशन बेटर है श्रीलंका से। इतनी बड़े देश, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हम बहुत सही पोजीशन में हैं। हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है फूड के मामले में, हमारा लगातार डेवलपमेंट होता जा रहा है। हालांकि हम थोड़े बस इंडस्ट्रीज़ हमारी पीछे है, अदरवाइज़ तो हम काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो सकते थे, बट नो प्रॉब्लम, हम होंगे। इकोनॉमिकली हम लोग पीछे हैं, बट हमारे यहाँ पर मेंटली, सोशली हमारी कंडीशंस बेटर है, फार बेटर है उन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में जिनके पास में खोखली केवल बातें हैं। जैसे पाकिस्तान हमेशा चैलेंज हमें करता है, उनके पास इंटरनली बहुत प्रॉब्लम है, सारा का सारा फूड जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, लगभग हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं आजकल। श्रीलंका HDI में हमसे आगे था, लेकिन आज की कंडीशन आप उनसे देख लीजिए क्या हुआ, ठीक, क्योंकि पॉलिसीज़ अगर अच्छी नहीं होगी तो चीज़ें सही नहीं हो सकती। आप ये जो सोशल डाइवर्सिटी है इसको आप कैसे कॉप अप कर सकते हो, इस सोशल डाइवर्सिटी को आप कैसे देखते हैं और कैसे आप इसको मतलब लोगों के साथ में डिवीज़न ना हो, लोग डिवाइड ना हो, उसको आप कैसे मेंशन करेंगे, कैसे लेकर आएंगे सामने। सो डेमोक्रेसीज़ के अंदर सोशल जो डिवीजन्स है, डाइवर्सिटीज़ हैं, उन सबको अकोमोडेट किया जाता है। डेमोक्रेसीज़ में बेसिकली डेमोक्रेसी यूजुअली अडॉप्ट करता है, डेवलप करता है एक ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर जो भी कंपटीशन होता है उसको एक सही मेज़र में सही तरीके से देखा जाएगा। इससे रिड्यूस होगा पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन। क्यों? क्योंकि जो भी कंपटीशन है उसमें गला काट नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। और जो भी यहाँ पे हमारी कम्युनिटीज़ हैं वो कम्युनिटीज़ भी एक दूसरे को इस तरह से लेकर चले, चैलेंज मान सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इन्हीं को बेनिफिट मिल रहा है और केवल यही उसका बेनिफिट गेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है उसके बावजूद भी हम एक तरीके से मिसाल हैं वर्ल्ड के अंदर कि हमने लोगों अलग अलग कंट्रीज़ ने जिस तरह से यहाँ पे या तो एक ही देश बना दिया, एक धर्म के आधार पर, एक जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया। सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात आज भी हम करते हैं। नॉर्मली हमने पावर शेयर जो किया है, आपने पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में आपने पढ़ा होगा कि हमने कैसे इन सभी को मौका दिया था कि पावर आप इस तरह से बांटो कि इनके बीच में टेंशन हो ही ना, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट की प्रोबेबिलिटी ही खत्म हो जाए। और डेमोक्रेसी यही करता है कि पावर शेयर कर देता है, डिवीजन कर देता है पावर का, जिससे कि टेंशन कॉन्फ्लिक्ट का बिल्कुल खत्म हो जाता है। और नॉर्मली डेमोक्रेसीज में यही देखा जाता है, वायलेंस तक हम बात पहुंचाते ही नहीं है कई बार। लेकिन हाँ, ऐसा भी होता है कि अगर आपने कई बार टेंशन लाइक सिचुएशन में हम पड़ जाते हैं, तो अगर आपने सही तरीके से पावर शेयर नहीं किया होता, उनकी डिमांड पर, लोगों की डिमांड पर अगर आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया होता है, तो कई बार वायलेंस भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात समझना, नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स। कोई भी नहीं है ऐसी सोसाइटी, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो परमानेंटली कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म कर दे, लड़ाई होगी नहीं, ऐसा आप प्रॉमिस नहीं कर सकते हो। बट हाँ, वी कैन सर्टेनली लर्न द रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंसेस। हमें ज़रूरी है कि हम जो हमारे डिफरेंस है उसको रिस्पेक्ट करें और इन सभी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म के अंदर हम ढल जाएं जिसमें इन डिफरेंसेस के साथ हम नेगोशिएट कर लें। जैसे एक तरफ अगर अजान चल रही है, तो अगर एक तरफ आपके हनुमान चालीसा चल रही है, तो फिर दोनों को टॉलरेट करनी होगी वो चीज़। अगर वो उसको नहीं सुनना चाहते तो उनको टॉलरेट करनी होगी, अगर वो उनको नहीं सुनना चाह रहे तो उनको टॉलरेट करनी होगी। लेकिन अगर ये होगा कि वो अजान चल रही है तो हनुमान चालीसा भी चलनी चाहिए, ये चीज़ें बकवास हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से टॉलरेंस, आप हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करोगे। टॉलरेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो डेमोक्रेसी अच्छे से रन नहीं कर पाएगी। बात समझ रहे हैं मेरी आप? मैं सिर्फ इतना सा समझाना चाह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में अगर डाइवर्सिटी है तो डाइवर्सिटी सिर्फ तब तक अच्छे से काम कर पाती है जब आप सभी को ये मौका देते हो कि जो डिफरेंस है उसका रेस्पेक्ट आप करें। क्योंकि अगर आपने डिफरेंस का रेस्पेक्ट नहीं किया तो आपके और उस ग्रुप के बीच में
कॉन्फ्लिक्ट होना तय है, और एक कॉन्फ्लिक्ट होगा अशांति फैलाएगा और इनइक्वालिटी और डिस्पैरिटीज को और बढ़ाएगा। सो डेमोक्रेसी का दूसरा नाम एडजस्टमेंट, हमने इसीलिए पहली लाइन में पढ़ा था। अगर आप इन सोशल डिफरेंसेस को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे और एक्चुअल में डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से काम कर पाएगी। अगर आप एडजस्टमेंट कर पाते हैं, अगर आप बियर कर पाते हैं, अच्छे से सिचुएशंस को हैंडल कर पाते हैं, तो सिचुएशन आपके हाथ में रहेगी, सोसाइटी मोटिवेटेड रहेगी, सोसाइटी में डेवलपमेंट होगा। डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल 2 कंडीशंस इन द ऑर्डर टू अचीव द आउटकम। 2 चीज़ों की ज़रूरत है हमें। पहला, ये नेसेसरी है हमें समझना कि डेमोक्रेसी एक मेजॉरिटी का रूल नहीं है, मेजॉरिटी का ओपिनियन है केवल, ऐसे समझें आप, नॉट सिंपल रूल बाय द मेजॉरिटी ओपिनियन। ऐसा नहीं कि 50% पॉपुलेशन आ गई, 50% ने बीजेपी को पार्टिसिपेशन दे दिया, अपना हेल्प कर दिया और बीजेपी जीत गई। अब ऐसा नहीं है, अगर आप ये सोच के बैठे हो कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी का ओपिनियन है बीजेपी, अब बीजेपी केवल इन मेजॉरिटी के लिए काम करेगी, ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट द गवर्नमेंट फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। अब ऐसे समझें कि मेजॉरिटी जैसे हिंदू हैं, वो ये कहें कि हम खुद ही केवल देख लेंगे, चला लेंगे देश को, जो दूसरी माइनॉरिटीज हैं, जैसे क्रिश्चियंस हैं, ठीक, पारसीज हैं, या इसके अलावा मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम तो खैर मेजॉरिटी में नहीं, मतलब माइनॉरिटी में नहीं है, तो ऐसे में, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो भी माइनॉरिटी में ही होंगे क्योंकि मेजॉरिटी हिंदूज की यहाँ पर ज़्यादा है, हिंदुत्व ज़्यादा है। तो ऐसे में ये सोचा जाए कि डेमोक्रेसी केवल इनके बिहाफ पे चलेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर समझना ज़रूरी है मेजॉरिटी को भी कि उनको माइनॉरिटी को अपने साथ में लेके चलना पड़ेगा और सरकार को माइनॉरिटी प्लस मेजॉरिटी इन दोनों को साथ में रखना है, तभी हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिंपली आप ऐसे नहीं समझें कि डेमोक्रेसी तो मेजॉरिटी के ओपिनियन के हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी को हमेशा फोकस करना पड़ता है किसके बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में। माइनॉरिटीज को भी अपने साथ में लेकर के ही चलाना होता है, तभी सरकार चल सकती है। दूसरे पॉइंट में है कि इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट द रूल ऑफ मेजॉरिटी डज नॉट बिकम द रूल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी इन द टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। ये भी आप समझें कि आपने जिस मतलब गवर्नमेंट को चुन लिया मेजॉरिटी के बिहाफ पे, तो ये ना समझें कि मेजॉरिटी जो है वो बेसिकली अब उन्हीं का रूल है, ऐसा नहीं होता। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में ये चीज़ हमने क्लियर कर दी कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को साथ में चलना पड़ेगा देश को चलाने के लिए। और सेकंड पॉइंट में हम ये क्लियर कर रहे हैं कि जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी है, ये कभी भी ऐसा ना हो कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर जो मेजॉरिटी है वो देश को चलाने की कोशिश करे, वो कम्युनिटी देश को चलाने की कोशिश करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वहाँ फिर वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। मैं फिर वही कह रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं केवल डेमोक्रेसी की। अगर आप पॉजिटिव आउटकम्स चाहते हैं, सोसाइटी के अंदर एक जो डिस्पैरिटीज़ हैं, जो डिविजन्स हैं, उसको सही तरीके से हैंडल करना चाह रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मेजॉरिटी माइनॉरिटी एक साथ होनी चाहिए और मेजॉरिटी के बिहाफ पे, जो कि धर्म के आधार पर बना हो, जाति के आधार पर बनाओ, भाषा के आधार पर बनाओ, उसके बिहाफ पे रूल नहीं करना चाहिए। रूल बाय द मेजॉरिटी मीन्स in case of every decisions and in case of every elections the different person different groups may and can form a majority। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अगर मेजॉरिटी के बारे में बात करते हैं तो जो रूल है मेजॉरिटी का, उसका मतलब होता है कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो डिसीजंस मेजॉरिटी के थ्रू लिए जा रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा कि 50% से ज़्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरे के पूरे हिंदुओं ने वोट दे दिया होगा। जैसे आइडियोलॉजी चलती है कि बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हिंदू हैं और कांग्रेस सपोर्ट करती है मुस्लिम्स को, ऐसा तो नहीं है ना, या मुस्लिम्स के थ्रू कांग्रेस को सपोर्ट किया जाता है। पूरे के पूरे एक तरीके से आप ना तो ये बोल सकते हो कि पूरे हिंदू बीजेपी को और पूरे मुस्लिम्स जो कांग्रेस है उसको वोट देते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक, तो इसने वही कहा कि हो सकता है अभी जो मेजॉरिटी किसके साथ है, बीजेपी के साथ है, अगली बार 50% से ज्यादा जो वोट्स हैं किसको मिल जाए, कांग्रेस को मिल जाए। तो यहां पे मेजॉरिटी बदल सकती है। मेजॉरिटी कभी भी सेम नहीं होती, अलग अलग ग्रुप से भी आ सकती है मेजॉरिटी, क्योंकि हमने पॉलिटिकल मेजॉरिटी की बात की है, हमने कम्युनिटी, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, इसकी बात नहीं करी है। ठीक है, तो मेजॉरिटी कभी भी बदल सकती है, ये बात हमें समझना जरूरी है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को आप ऐसे भी समझो, पहले वाले पॉइंट में जिसकी सरकार बनी है और जिसकी सरकार नहीं बनी है, तो सरकार बीजेपी वाली ये नहीं कह सकती जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया मैं उनके लिए काम नहीं करूंगा या करूंगी,
उनको, उन माइनॉरिटी को जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया, कांग्रेस को वोट दिया था, उनके लिए भी उतना ही लॉयल होना जरूरी है जितना लॉयल वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने उनको वोट दिया है। क्या ये बात समझ में तुम्हें आ गई? मेरे हिसाब से आ गई होगी, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा टफ था नहीं। नेक्स्ट है डिग्निटी और फ्रीडम सिटीजन्स की आप कैसे होल्ड कर सकते हो, ये बात डेमोक्रेसी में आपको अच्छे से समझना ज़रूरी होता है। देखो इस वाले चैप्टर में से ये सारे जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, इन सभी को आप अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो वैसे तो चैप्टर बहुत सिंपल है, अगर इसको आप समझ लेते हो अच्छे से तो मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएगी एंड यहाँ पर आपके बोर्ड्स में भी मार्क्स अच्छे आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे हम बात करते हैं, सभी लोगों को अपने राइट टू वोट दे दिया तो उनकी डिग्निटी बढ़ गई। आपको सभी लोगों को ये अधिकार देना था कि आप वोट डाल सकते हो, अपनी सरकार को चुन सकते हो, डिमांड रख सकते हो, तो वो भी आपने किया। इससे अल्टीमेटली सिटीजन्स का जो वैल्यू है वो बढ़ा दिया आपने, उनकी डिग्निटी को बढ़ा दिया, उनकी फ्रीडम को आपने एक्चुअल में एक शेप दे दिया। तो डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा इस बात को दिमाग में रखा जाता है कि गवर्नमेंट हमेशा इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को और फ्रीडम को प्रमोट करें। यहाँ पे जो रेस्पेक्ट है, जो फ्रीडम है, ये सारी की सारी डेमोक्रेसी का एक्चुअल में बेस है। अगर डेमोक्रेसी है इसका मतलब हम यही मानेंगे कि हर एक इंसान वहाँ पे उतना ही वैल्यूएबल है जितना बड़े से बड़ा व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति भी उतना ही वैल्यूएबल है, जितना रिचेस्ट, जितना पावरफुल। डेमोक्रेसी के अंदर अगर हमें वर्ल्ड में रिकॉग्नाइजेशन चाहिए तो एटलीस्ट हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी की जो वेरियस अचीवमेंट्स हैं उनको हम देखते हैं कि कैसे हो, क्या क्या चीज़ें हो जिससे कि एक्चुअल में इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइजेशन मिले। तो फर्स्ट थिंग इन सोसाइटी, for the society which have been built for a long on the basis of subordinate and dominations, it is not simply matter to recognize that all the individuals are equal. इस चीज को समझें, क्या कह रहा है ये, इस लाइन को समझो, थोड़ा सा समझने का फेर हो सकता है। इसने कहा कि चलो ठीक है, जहां पे हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, वहां पे डिग्निटी एंड फ्रीडम दिया जाता है, बट अगर ऐसी सोसाइटी की बात करें जो सोसाइटी ही बहुत बड़े डोमिनेशन से बनकर के निकली हो या सबऑर्डिनेशन से मिलकर के बन के निकली हो, तो वहां पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हर बार आप हर एक इंडिविजुअल को इक्वल माने। मतलब वहां पर हर एक इंडिविजुअल इक्वल नहीं होगा, ठीक। तो ये चीज भी हो गई। वी कैन टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ विमेन। अगर इसी चीज को हम समझें तो मोस्ट ऑफ द actually societies across the world historically male dominated society they were। बहुत लंबा स्ट्रगल विमेन के थ्रू हुआ, उसके बाद में आज थोड़ा सा हम सेंसिटिव हुए हैं और वी ट्राई टू गिव द इक्वल राइट्स टू विमेन एंड नाउ विमेन आर नेसेसरली, जो भी आज डेमोक्रेसी के अंदर पावर होल्ड करने की बात होती है, now we have given them the power that you can take place, you can take participation in politics, you can take participation in decision making. Earlier that was not the kind of situation where the women were treated equally. Got it? So अगर हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बात करें तो इस तरह का कोई भी मौका हमने नहीं दिया था। सो अगर हम यहां बात कर रहे हैं कि फ्रीडम एंड डिग्निटी वी ऑलवेज एक्चुअली हैड, बट ऐसा नहीं था, कभी ऐसा नहीं था, ऑलवेज तो नहीं था। गॉट इट? सो कई बार ये प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं तो हमने एक बहुत बड़ा स्ट्रगल देखा है कि जब विमेन ने अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किया हो, स्ट्रगल किया हो, बहुत लंबे टाइम तक ये स्ट्रगल चला। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो रही है कि अचानक से नहीं था और पहले से भी सब लोग इक्वल नहीं थे। दूसरे हाथ में देखें, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में बात करें, जहां प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम की बात आती है, डिग्निटी की बात आती है, तो वहां पर इस तरह का कोई भी ना तो मॉरल फोर्स है ना ही कोई लीगल फोर्स है। जबकि डेमोक्रेसी में तो लीगल फोर्स होता है, राइट टू इक्वालिटी हम बोलते हैं, वहां तो लीगल फोर्स होता है, बट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। डेमोक्रेसी इन इंडिया ऑल्सो strengthened the claims that disadvantaged people, discriminated caste are having the equal rights, equal opportunity they have। ऑब्वियसली हमने सभी के लिए राइट टू इक्वालिटी दे दिया है, तो चाहे वो डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट है या फिर डिसएडवांटेजेस क्लास है, तो ऐसे में डिसएडवांटेज क्लास को हमने रिजर्वेशन का एक तोहफा दिया, जिसके बिहाफ पे वी हैव गेव देम एक्चुअली द पावर कि अब वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ पाए। सो देयर आर इंस्टेंस स्टिल कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी। बिल्कुल एट्रोसिटीज हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं। द लैक ऑफ मॉरल एंड लीगल फाउंडेशंस, परहैप्स इट इज रिकॉग्नाइजेशन दैट हैज मेक द ऑर्डिनरी सिटीजन्स टू वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। हालांकि फिर भी भारत जैसे देश में जहाँ इतने सारे आपने फंडामेंटल राइट्स दे दिए,
उसके बाद में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलता, इंस्टेड ऑफ उन कंट्रीज़ के जहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है। सो सच कंडीशंस हमने देखी कि डेमोक्रेटिक कंट्री हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो, अचानक से या इस तरह से नहीं है कि आपने हमेशा सबको इक्वली मान लिया और इक्वली आपने सबको पावर दे दिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब ने एक लंबा स्ट्रगल देखा है, सब ने एक लंबा, आप मान सकते हो, एक स्ट्रगल उन्होंने किया है, फेस किया है, लोगों को वहाँ पर अपने राइट्स के लिए डिमांड करते हुए, कईयों ने तो अपनी लाइफ को भी खोया है डिमांड्स के बदले में, अपनी वैल्यूज़ को एक्चुअली महसूस कराने के लिए। बहुत सारे विमेन थी जिनका पार्टिसिपेशन शायद आज हम भूल रहे हैं, लेकिन सोसाइटी ने पहले उनको वैल्यू नहीं किया, बाद में जाकर रिकग्नाइज किया कि ये भी तो इक्वल ही है हमारे, ठीक है। और आज भी हमारा लोकसभा के अंदर बिल अटका हुआ है कि इनका पार्टिसिपेशन, इनको रिजर्वेशन दो 1/3 सीट्स के साथ में, तो वो चीज़ यहाँ होती है। चलिए हम आ गए हैं हमारे इस चैप्टर की लास्ट स्टेज पे, जहाँ पे हम आउटकम्स के बारे में बात करें। तो पूरा चैप्टर केवल इसी चीज़ पर बेस्ड था कि आउटकम्स क्या है डेमोक्रेसी के। तो क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट एक इस तरह की होती है जो हमेशा इक्वलिटी रखती है, लोगों के थ्रू चुनी हुई होती है, लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पर सोसाइटी के हर एक सेक्शन के इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए बात हम करते हैं। यहाँ पे हमेशा कोशिश करते हैं कि जो सोसाइटी का सबसे निचला तबका है, जो कि पॉवर्टी लाइन के अंडर में है या इनइक्वलिटी को फेस कर रहा है, उसको हम कैसे कम कर सकें। सोसाइटी के अंदर जितने भी डिविजन्स हैं, सोसाइटी में जितनी डाइवर्सिटी है, उसको सही तरीके से अकोमोडेट किया जा सके, जो हमने लंबे टॉपिक के अंदर अभी देखा था कि आप कैसे उसको डील कर सकते हैं। साथ ही साथ हमेशा हम कोशिश करते हैं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ डिग्निटी, सिटीजन्स की फोकस की जाए, सभी के पास में ऐसा हो कि लोगों को हम महसूस करा सकें कि उनका अपीयरेंस कितना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डेमोक्रेसी इज़ फार बेटर देन द डिक्टेटरशिप, वाई दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे प्रमोट करते हैं हम इक्वालिटी को, डेमोक्रेसी में इक्वालिटी प्रमोट होती है, जबकि डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर की पसंद के हिसाब से काम होगा ना। यहाँ पर नेक्स्ट है, ये प्रोवाइड करता है एक ऐसा मेथड जो कि पीसफुल होगा और कॉन्फ्लिक्ट को दूर करेगा, जबकि डिक्टेटर इन सब चीज़ों पे बात ही नहीं करता, वो अपने हिसाब से काम करता है। यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को फोकस किया जाता है, सबको रिस्पेक्ट दी जाती है, सबके लिए मौका होता है इक्वल, चाहे वो किसी कास्ट, रिलीजन, धर्म से, भाषा से आता हो। साथ ही साथ डिक्टेटरशिप में ये चीज़ नहीं होती कि आपने अगर गलती से किसी ऐसे पर्सन को चुन लिया जो कि अच्छा नहीं है, तो आप फिर उसको वापस से बदल नहीं सकते, जबकि डेमोक्रेसी में आपको मौका मिलता है, वी गेट द स्पेस टू करेक्ट द मिस्टेक्स। एंड द लास्ट थिंग, वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमारे पास में मौका होता है कि अगर हमने कोई डिसीजन लिए हैं एंड दैट डिसीजंस आर नॉट गुड, देन वी कैन टेक पार्टिसिपेशन इन दैट। अगर कोई डिसीजन लिए और वो सही नहीं है, तो सरकार को, लोगों के अगर फोर्स उनको कर रही है, गवर्नमेंट को अगर लोग फोर्स कर रहे हैं, तो सरकार को वो अपने डिसीजंस वापस भी लेने पड़ जाते हैं। तो कई बार पहले ही सोच समझ के डिसीजन लिए जाते हैं, पहली चीज़ तो, और अगर गलत डिसीजन भी होते हैं तो फिर उनको वापस भी लेना पड़ जाता है। ये केवल हमें मौका मिलता है डेमोक्रेसी में, डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। तो ये वो क्वेश्चंस हैं बेटा जो इंपॉर्टेंट हैं, और इससे जुड़े और क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक बार ज़रूर से कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। तो सो इस तरह से ये चैप्टर भी हमने कंप्लीट किया। होपफुली आप लोगों ने सारे लेक्चर्स अभी तक के जो भी आपको मिले हैं वो आपने देखे होंगे। कहीं अगर प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइएगा, आप हमारे ग्रुप से जुड़ें। आप अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं डिटेल्ड में, उसको भी ज़रूर से देखें, और कंपटीशन न्यूज़ चैनल पे हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे। नोट्स वगैरह आपको मिल गए होंगे। कहीं प्रॉब्लम अगर आ रही है आपको नोट्स वगैरह लेने में, तो भी आप हमसे कांटेक्ट ज़रूर करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बात करते हैं एक और नए चैप्टर पे। फिर मैप वर्क भी हमें करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक का वेट करो, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो, और इन सब लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ लो, पूरे में से पूरे नंबर लाना, ये रिक्वेस्ट रहेगी बस आपसे। थैंक यू सो मच।